अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बात करेंगे प्रोग्राम में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की। 41 रोज हो गए हैं लेकिन अभी तक कर्फ्यू ख़त्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन का सिलसिला वैसे ही वहां पर बरकरार है और शहरी मुसलसल छठे जुम्मे भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में नहीं जा सके हैं और इसके अलावा मईशत को 40 अरब का नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार का ये कहना है कि वहां पर हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, वहां पर जिंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है, लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और मवासलाती निज़ाम वहाँ पर दरहम बरहम है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और अगर लोग बाहर निकले तो वहाँ उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं। हालात यहाँ पर, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेजेस नहीं जा सकते, रोज़गार वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। और 370 और 35A के बाद उसको रिवोक करने के बाद हालात बेहद मखदूश हैं। लेकिन दुनिया को ये सब दिखाने या उनसे छुपाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि ये तासुर दिया जाए कि वहाँ पर हालात नॉर्मल हैं और ये मालूम ना हो कि सिचुएशन इस वक्त क्या है, लोग उस वक्त कितने मुश्तिल हैं, कितने गुस्से में हैं। और ये जो कुर्बानियाँ 70-72 साल से देते आ रहे हैं, अब चौथी नस्ल है जो ये कुर्बानियाँ दे रही है और आज़ादी की जंग लड़ रही है और मौत का खौफ वहाँ पर लोगों में ख़त्म हो चुका है। जाहिर है कि हर घर में जब शहीद मौजूद होगा तो फिर मौत का खौफ किसे रहेगा। लेकिन मोदी सरकार घबराहट में, बौखलाहट में हमेशा इसी किस्म के इकदाम करती आ रही है और यही कोशिश की जाती रही कि लोगों को दबा दिया जाए और ये जो इंडिजिनस मूवमेंट है इसको इस तरह से दबाया जाए, लोगों के सामने इसकी ऐसी शक्ल लेकर आई जाए जिससे ये मालूम हो सके कि वहां पर दहशतगर्दी हो रही है और पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस वक्त मोदी साहब अपनी घबराहट में खुद ही इस मामले को इंटरनेशनलाइज कर चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान जो इकदाम कर रहा है सिफारतकारी की सतह पर, उस फ्रंट पर जितनी कामयाबी से पाकिस्तान इस मसले को दुनिया भर के सामने लेकर आ रहा है वो इससे पहले हमने देखा कि नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि मैं खुद सफ़ीर हूँ कश्मीर का और पूरी दुनिया में इस मसले को मैं लेकर जाऊँगा, दुनिया को बताऊँगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी और ये मालूम होगा कि सूरत हाल क्या है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म साहब ने जब ऐलान किया कि कश्मीर आवर ऑब्जर्व किया जाएगा और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा तो हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकल आए और लोग कश्मीरियों के साथ देने के लिए तैयार हैं। और कल के जलसे की अगर मैं बात करूँ, वज़ीर आज़म साहब मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद थे, वहाँ पर हमारे आर्टिस्ट फ़नकार भी मौजूद थे और बहुत बड़ी तादाद में हमारे सियासतदान वहाँ पर मौजूद थे और यही मैसेज वहाँ पर दिया गया कि हम कश्मीरी जो हमारे बहन भाई सरहद के उस पार हैं और पाबंद सलासल हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ी जेल में कैद हो चुका है, जो वहां पर जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, हम उनके साथ हैं और खून के आखिरी कतरे तक हम उनका साथ देंगे और चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। ये तो वो इस वक्त की सूरत हाल है। वहां से कुछ खबरें नहीं आ रही हैं, जाहिर है कि वहां पर राब्ता नहीं है और हमें नहीं मालूम कि वहां पर लोग इस वक्त किस हाल में हैं। जब कर्फ्यू खत्म होगा तभी मालूम होगा कि जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान वहां पर रकम की जा रही है उसके बाद सूरत हाल क्या है। अब के जो हालात हैं उसके हवाले से हम चाहेंगे कि प्रोग्राम में बात करें, आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, किस तरह से हमें जवाब देना है, लोगों को किस तरह से इंगेज करना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को खास तौर पर हम बात करते हैं। और वज़ीर आज़म साहब इस वक्त इस काम में लगे हुए हैं और वो खुद सिफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल सूरत हाल वहाँ पर क्या है। इस वक्त जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैं चाहती हूँ कि उनका तारुफ आपसे करवाऊँ और उसके बाद फिर इस सारी डिस्कशन में हम उन्हें शामिल करेंगे, इस पर बात भी होगी। अहमद जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ सहरिश कमर साहिबा मौजूद हैं, आप रुकन आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली हैं। सहरिश भी बड़ी तवाना आवाज़ के साथ हमेशा कश्मीरियों के हवाले से बात करती हैं और जब यंग लीडरशिप की बात आती है जेके की तरफ से तो सहरिश का नाम मेरा ख्याल है कि पहले नंबर पर आता है ख़वातीन में, जो इस हवाले से बड़े भरपूर अंदाज में उनकी इस वक्त बताती हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। आपका भी बहुत शुक्रिया सहरिश हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ फौजिया नसरीन साहिबा मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं, आप साबिक सफ़ीर हैं और सिफारतकारी के फ्रंट की जब हम बात करते हैं पहले हम क्या कर रहे थे और अब हम किस कदर मौसर अंदाज में सिफारतकारी कर रहे हैं, ये हमें फौजिया साहिबा इस पर बात होगी, हमारी रहनुमाई करेंगी। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। इश्तियाक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप हुर्रियत लीडर हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त की जो सारी सिचुएशन है अब ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है और हमें किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं डिस्कशन का आगाज़ करूँ, अहमद जवाद साहब की तरफ जाऊँ, पहले मैं चाहती हूँ कि आपको एक शॉर्ट सुनवा दूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब कल जलसे में मौजूद थे मुज़फ़्फ़राबाद के और बहुत
बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म साहब ने जो वहाँ पर गुफ्तगू की, जो उन्होंने वहाँ पर जलसे में तकरीर की और मोदी को जिस तरह से ललकारा, इससे पहले कभी किसी ने नहीं ललकारा। लेकिन मुजफ्फराबाद में जो सूरत हाल है, हमने खुद वहाँ पर जाके प्रोग्राम्स किए हैं, लोग बेहद मुश्तिल हैं और लोग चाहते हैं कि LOC की तरफ जाएँ और क्रॉस करके जाके अपने जो उनके प्यारे हैं उनकी कोई खबर लेकर आएँ या फिर वो खुद जाके वहाँ पर जिहाद करना चाहते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब हमेशा सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। कल उन्होंने इस मौके पर क्या कहा वो आप सुनिए, उसके बाद वापस आते हैं और उस पर बात करते हैं। मुझे आपके जज्बे का पता है, मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। पहले मुझे यूनाइटेड नेशंस जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो कि अगर मसला हल ना किया इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। अभी आप ये जलसे में तकरीर सुन रहे थे इमरान खान साहब की। मैं चाहूंगी अहमद जवाद साहब जरा मजीद इस पर रोशनी डालें। वज़ीर आज़म साहब कोई फोरम ऐसा नहीं जाने दे रहे कि जहां पर वो कश्मीर कॉज के हवाले से बात ना करें, इस मसले को ना उठाएं। वो खुद इसके सफ़ीर बने हुए हैं इस वक्त, और उन्होंने बड़ा सेंसिबली लोगों को भी मना किया है कि आप लोगों ने इसकी तरफ नहीं जाना। मैं खुद जब आपसे कहूँगा और फिर वो बात करें UNGA की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाएंगे, सर कितना मौसर होगा। और इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि इमरान खान साहब जब वहाँ पर तकरीर करेंगे तो उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो कीमती होगा। देखें नाहिद, कल का जो जलसा था वो इस हवाले से एक बहुत बड़ा मैसेज है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि अगर हम देखें तो कश्मीर के दो हिस्से, एक जिसे हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और एक जिसे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे 70 से 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर तकरीबन 9 लाख इंडियन आर्मी इस वक्त मुसल्लत की हुई है। वहाँ पे तकरीबन 1.5 माह से जो है कर्फ्यू है, कम्युनिकेशन के ऊपर पाबंदी है। एक ये कश्मीर है और उसके दरमियान में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है और इस तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर है। तो कल जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों से खिताब करता है तो वो दीवाना वार वहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है जो कि दुनिया को दिखाना ज़रूरी है। दुनिया को ये बताना ज़रूरी है कि कश्मीर का वो हिस्सा जो कि इंडिया के नीचे है, जो तसल्लुत है, वो उसकी क्या हालत है, और वो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वहाँ पे लोग किस तरह से रह रहे हैं, वहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत कैसी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उनकी मोहब्बत क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है और कल के ये जलसे का एक बहुत बड़ा मैसेज जो था वो ये भी था। अब इमरान खान का जो मैसेज है कौम के लिए, देखें पहले दिन से उन्होंने एक बड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच उनकी कि उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो जंग में चली जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर दुनिया का जो अमन है वो भी नहीं बाकी रहेगा। उन्होंने कहा जंग इस मसले का हल नहीं है, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जो कि पॉसिबल है, और वो अपनी ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली ऑप्शन जो है वो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना। देखें, आपको देखना होगा कि यूरोप और अमेरिका यहाँ पे जिन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है वो है ह्यूमन राइट्स, और यही वो चीज़ है कि जिस वक्त जिस पे हमारी हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्योंकि आपने जो फर्स्ट स्टेज में आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना है। जब आप उनको एंगेज कर लेंगे फिर आप उनकी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। अगर आप देखें अगर हम पिछले 8-10 साल पीछे चले जाएं तो कश्मीर जो था वो किसी इंटरनेशनल फोरम पे इसका जिक्र नहीं होता था। कंट्रीज, उनके रूलर्स कश्मीर का नाम लेते हुए हिचकिचाते थे, लेकिन ये जो मोदी ने हरकत की है, और इसी वजह से इमरान खान ने भी ये बात की है कि उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है कि ये हरकत करने के बाद कश्मीर जो है वो लाइमलाइट में आ गया है आफ्टर मेनी इयर्स, एक इंटरनेशनल लाइमलाइट में आ गया। अब हम देखते हैं तो अगर यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ देखते हैं तो वो तमाम ममालिक भी डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने भी 5 मुतालबात दे दिए हैं इंडिया से कि जी कि आप वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स को बहाल करें। अगर हम यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की तरफ चले जाएं तो उन्होंने भी बड़े वाशगाफ अल्फाज में इस बात का जिक्र किया है जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं और इंडिया से मुतालबा किया है।
फिर अगर आप बर्नी सैंडर्स की स्टेटमेंट चले जाएं, अमेरिका में बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज जो है उसने दिया ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर कि इंडिया को क्या करना चाहिए। आप इवन ओआईसी की अगर स्टेटमेंट पे चले जाएं, वो भी बड़ी क्लियर थी। फिर आप सबसे बड़ी चीज़ जो है इंटरनेशनल मीडिया, जिसके मामले में पाकिस्तान कभी भी इंडिया से कोई इतना अच्छा मुकाबला नहीं कर सका इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करने के लिए। मोस्टली इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इंडियन नैरेटिव डोमिनेटेड था। लेकिन अगर आप देखें कि जब से ये मोदी ने हरकत की है और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने और ख़ासतौर पर इमरान खान ने जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज किया है, तो अब आप शुरू हो जाएं दुनिया के तमाम बड़े मीडिया हाउसेस, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स है, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट है, चाहे वो बीबीसी है, चाहे CNN है, अल जजीरा है, TRT है, आप हर मीडिया, RT है, हर मीडिया हाउस जो है वो कश्मीर को इस वक्त फोकस किए हुए है। ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कश्मीर को का इस मसले का हल क्या है। लेकिन आप अभी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान की एक स्टेटमेंट दिखाई कि उन्होंने कहा कि अभी आपने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल, लेकिन मुझे पहले इसको जो दुनिया ने एक बॉडी कायम की है यूनाइटेड नेशंस, मैं एक दफा उसके साथ अपनी तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर वो नहीं होता तो फिर हमें देखना है कि हमने फिर इस मसले का हल किस तरीके से हासिल फिर करना हमने है। फैसला करना है कि हमने कौन सी ऑप्शन सवाल करनी। ऑप्शन तो सारी मौजूद है हमारे पास। बिल्कुल सहरिश, इस सारे मामले में अगर बात करें, आप जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, तो बड़े आपके पास कुछ खबरें भी होती हैं, वहाँ पर जो सारे हालात होते हैं बड़े क्लोजली आप उसको ऑब्जर्व भी कर रही होती हैं। अब हमारे पास चूंकि वहाँ पे लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं है, इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा, अगर आप हमें इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी लोकल मीडियाज तो वहाँ पे बंद हैं और ख़ुद इंडिया की जो है रीजनल एडिटर जो है इंडियन एक्सप्रेस की, उन्होंने ये कहा है, निरुपमा जो है उन्होंने कहा है कि पहले भी बहुत दफ़ा कर्फ्यू लगा, पहले भी बहुत दफ़ा इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होती थी, लेकिन वो एक ख़ास डिस्ट्रिक्ट में, एक ख़ास एरिया में होती थी। ये फर्स्ट टाइम है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की हिस्ट्री में कि पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज को, लैंडलाइन को बंद कर दिया गया। यानी इस वक्त जो दौरे जदीद है, जहाँ पर कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, इतना स्विफ्ट है, उसमें जो है उनको ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनसे दूर रखा गया है। इसके साथ साथ आप अगर BBC की रिपोर्ट देखें तो BBC के अंदर ये चीज़ BBC ने रिपोर्ट की, ये पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, BBC ने कहा है कि इन वहाँ पर कश्मीरी कह रहे हैं कि डोंट बीट अस, जस्ट शूट अस, कि हमें मारे ना, क्योंकि वहां पर करंट लगाकर लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, नौजवानों को, और आपको पता ही नहीं कि वो कहां पर। इनफोर्स डिसअपीयरेंस है। वहां पे एक पेरेंट्स है, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सुबह ब्रेड लेने गया और उसके बाद अभी तक वापस नहीं आया, लापता है। और कम्युनिकेशन का ये हालत है कि अल जजीरा जो है वो चैनल ये बताता है कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने इस दौरान कोई थोड़ी बहुत कवरेज की है, उन्हें न्यू दिल्ली में आकर हमें वो वीडियोस जो हैं वो सेंड करनी पड़ती हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, हमारी जो सो कॉल्ड जो हमारा सेकुलर इंडिया कहता है कि हम शाइनिंग इंडिया है, कि अगर वहाँ सब कुछ काम है, कुछ भी नहीं है, तो बताएं कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। ये तमाम तर चीज़ें, ये जो आप पैलेट गन से और ये जो आप लाठियों का चार्ज कर रहे हैं उन निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर, जिनका एक ही सवाल है कि हमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, और ये राइट भी आपने उन्हें दिया। आपके UN जनरल असम्बली के अंदर आपने UN को जाके कहा कि हमें जो है वहां पर मकबूजा कश्मीर के लोग हमारे साथ अगर इत्तेहाद नहीं करना चाहते तो आप इसका कोई हल निकालें। इंडिजिनस मूवमेंट, आप खुद इस चीज़ को मानते हैं कि वहाँ पे कर्फ्यू, और फिर आप ये कहते हैं कि इसे सपोर्ट किया जा रहा है। जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जहाँ पर किडनी के पेशेंट्स का डायलिसिस नहीं हो रहा, जहाँ पर जो है हार्ट सर्जरीज नहीं हो रही, मेडिकल जो है वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल बंद हो गई हैं। हॉस्पिटल्स की खबरें सरिश ये भी आ रही हैं, यानी तमाम हॉस्पिटल्स की नहीं, एक तो हॉस्पिटल्स के बारे में भी अगर बात करें, वो कहते हैं डेली 5 से 6 लोगों की डेथ हो रही है, इसलिए कि लाइफ सेविंग ड्रग्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लोग चेकअप नहीं करवा पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं, वो लोग, ये जाहिर है कि जब अद्वियात नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो रहे, डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं जा रहे, वहाँ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो खुद रो रहे हैं कि यहाँ पर इतना जुल्म। देखिए, जो मेडिसिन हैं वो बाहर से आती हैं, वॉर लॉन्ग एरिया से आते हैं। जब वहाँ पर कम्युनिकेशन बंद कर दिया जाता है, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स ये कहते हैं कि अगर हम वहाँ पर जाते हैं पेशेंट्स को लेके तो 1-1 घंटा हमें चेक पोस्ट पे खड़ा रखा जाता है। तो यानी इस वक्त ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वहाँ पर देखी जा रही हैं। अगर आप इसको डीपली देखें तो जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो काला कानून जो है वहाँ पर नाफिज किया गया, उसके अंदर जो है वो इंडिया
इनफोर्स डिसअपेयरेंस कर रहा है, जिसे चाहे पकड़ लेता है, जहां चाहे ले जाता है। बिल्कुल। कहीं पे उनको कोई रसाई नहीं दी जाती अपने प्यारों के। मुहर्रम, इंडिया कहता है मैं सेकुलर हूं, हर चीज की आजादी है वहां पे, मुहर्रम के जुलूस वहां पर नहीं निकाले गए। ईद की कुर्बानी और ईद की नमाज, जुमे की नमाज जो है वो वहां पर अदा नहीं की जा रही है। थाउजेंड्स वहां पे कश्मीरी जो है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनको ये कहा जाता है, अभी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उन्होंने ये निकाली है, तहरीक निकाली है कि लेट कश्मीरी स्पीक, कश्मीरियों को बोलने दें, उन्हें आवाज उठाने दें। हमारी जितनी भी, पहले कहा जाता था कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज देखा है, कुछ तो वहां पर हो रहा है, जो BBC, अल जजीरा, द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह पर ये चीज जो है वो वाजिया तौर पर जो है वो लिखी जाती है कि वहां पर जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो अपनी इंतहा पे। UN ह्यूमन राइट्स चीफ ने 3 चीजों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट, वहां पर इंटरनेट कम्युनिकेशन की रिस्ट्रिक्शन है, उसे खत्म की जाए। वहां पर पीसफुल असेंबली जो है उसको बहाल किया जाए, लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत दी जाए। इसके साथ साथ लोकल जो लीडर्स हैं वहां पर, आप देखें यासीन मलिक साहब, किसी यानी क्या उनका क्या जुर्म है जो आप उनको जाकर तिहाड़ जेल में बंद कर देते हैं। और बीमार आदमी को जो बेसिक फैसिलिटी है, जो कितने से बड़े दहशतगर्द को भी दी जाती है, मेडिकल एड भी उनको नहीं दी जा रही। तो ये खुद इंडिया जो है वो अपने चेहरे से जो एक काला नकाब है उसके ऊपर कि मैं बहुत अच्छा और मैं बड़ा सेकुलर कंट्री हूँ और मैं तो बड़ा ख्याल रखने वाला हूँ सबका, वो हट रहा है। और इंडिया खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहा है और कर दिया है, एक्सपोज कर नहीं रहा, अब एक्सपोज हो चुका है। मैं फौजिया साहिबा, आप मैम जरा हमें बता पाएंगे कि इस वक्त पिछले बहुत सालों में हमने क्या किया? बहुत जी चाहता है कि उस पर बात हो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती बाजी में। अब इस वक्त जो सिफारतकारी हो रही है, अब जिस तरह से हम क्विकली सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और बहुत तेज़ी भी इसमें आई है। वज़ीर आज़म साहब जब से खुद उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मैं सफ़ीर हूँ कश्मीरियों का, कश्मीरियों की आवाज़ आगे लेकर जाऊँगा। और बड़ी जो इंटरनेशनली जो लोग इसमें इंगेज हो रहे हैं, एक बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि यूथ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो 1 मिनट के लिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की। यानी ये वो सब चीज़ें हैं जो इस बात का इंदिया देती हैं कि अब दुनिया तक ये बातें पहुंच चुकी हैं, अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। देखिए, जहाँ तक सिफारतकारी का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि कश्मीर इशू हमेशा से अलाइव रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, 11 के करीब रेजोल्यूशंस हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो कश्मीर से मुतालिक हैं। मगर ये है कि जब आप देखते हैं कि इंडिया में एक तरह का चेंज आया, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग हुई और उसके बाद में उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ी और साथ ही उनकी मिलिट्री एक तरह की स्ट्रेंथ बढ़ी और कोल्ड वॉर के बाद में हालात तब्दील हो गए। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा क्लोज हो गया और यहाँ पे इस रीजन में जो है मेरा ख्याल है कि कोशिश ये थी कि इंडिया को एक ऐसा रोल दिया जाए जो कि एक तरह का ऑफशोर जो है उनकी वो हो सके, उनको एक तरह का हेजेमनी दी जा सके। तो ये सब चीज़ें थी। मगर देखिए, जो मोदी का ख्वाब देखते देखते खित्ते का थानेदार बन बैठा अपने तय। वो देखिए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऐसी थी जो कि इंडिया को फेवर किया। हमारा जो है चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारा एक तरह का विजन है जो कि हम चाइना के साथ लेके चल रहे हैं। मगर हैविंग सेड दिस, दरअसल बात इस चीज़ पे आती है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एसेंशियली एक तरह की नेशनलिस्ट फाशिस्ट किस्म की पॉलिसीज़ है। और नेशनलिस्ट फाशिस्ट पॉलिसीज़ जो है इंटरनेशनली आप उसको कंडोन नहीं कर सकते। और जिस तरह से जो है दलित्स और जो माइनॉरिटीज़ हैं और दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ वहाँ पे सलूक हो रहा है, वो भी एक फैक्टर है जो कि मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाता है। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि आसाम में खुद जो हालात हैं जिसमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको सिटीज़नशिप से डिप्राइव किया जा रहा है, वो सब मुसलमान हैं। तो ये जो एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट वहाँ पे उजागर हुआ है और एक तरह की जो एक फाशिस्ट किस्म की पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं, वो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं कि किस वजह से हुई थी। आपने जो है एक पॉलिसी अपीजमेंट की फॉलो की थी जो कि हिटलर की तरफ थी, जिसके नतीजे में फिर ये हुआ कि वहाँ पे वही कुछ हुआ जो कि आज इंडिया में हो रहा है। ठीक है। तो आप ये नहीं चाहते कि यहाँ पे इस किस्म की एक हालात पैदा हो जिसकी वजह से जो है कोई ऐसी जंग हो जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बने। तो इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं या कम्युनिटी है, उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको जो है जो टेंशन इस तरह एस्केलेट ना हो और लोग जो है खुद इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं या उसमें सिविल वॉर और इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो। तो मैं समझती हूँ कि ये एनवायरनमेंट बड़ी एक तरह से साजगार है जिसमें जो है कश्मीर का इशू आप हर लिहाज से इंटरनेशनली रेज़ कर सकते हैं। उस पे जो है दुनिया भी जो है वो चुप नहीं रहेगी, दुनिया भी जो है वो बोलेगी। आपने देखा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स जो हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या वो 4 सेनेटर्स हों, लिंडसे ग्रैहम, इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप इंटरवीन करें। तो मेरा ख्याल है कि जो यूएन जनरल असेंबली सेशन है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है। उसमें तकरीरें क्या होती हैं, किस तरह होती हैं और किस तरह से आप मोबिलाइज कर सकते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओपिनियन है। मेरा ख्याल है ये एक बहुत अहम मौका होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो उसको फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप जो है मजीद क्या आता है, मजीद जो है इंटरनेशनल कॉन्शियंस है उसको आप कैसे उजागर कर सकते। ठीक है इश्तियाक हमीद साहब, सर जो सिचुएशन वहाँ पर है हम कुछ नहीं कह सकते इस वक्त। जो माजी में होता रहा उसको देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस लोगों की तरफ से भी है, लेकिन वहाँ पर जितनी सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और तकरीबन 8 लोगों पर एक वहाँ पर फौजी मौजूद है, तो जाहिर है कि सूरत हाल कोई वहाँ पर अच्छी नहीं है। इस वक्त कश्मीरी लोग जो हैं उनके जहन में क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं, किस किस्म की हेल्प हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने इंतहाई अहम मौज़ूआत को छेड़ा है। देखिए ना, 5 अगस्त के बाद वादी के अंदर एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। एक अलमिया जन्म ले रहा है, बल्कि जन्म ले चुका है। बिल्कुल। अब आप देखें, 1 घंटे के लिए आप कोई टेलीफोन बंद कर दें, कोई इंटरनेट बंद कर दे, तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि सूरत हाल कैसी बनती है। और गुज़श्ता 41 दिन से 80 लाख लोगों को आपने महसूर किया हुआ है। और उसके बरक्स आप देखें, सबसे जो बड़ा अलमिया दुनिया इसके लिए है, जो हम कहना चाहते हैं, वो ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो इसको दुनिया के सामने कैसे पेश कर रही है। अभी अजीत डोवल साहब का जो रिसेंट बयान आया, देखिए स्टेटमेंट उनकी बड़ी अजीब गरीब से, जिसको गैर जिम्मेदाराना, वो कह रहे हैं कि इंटरनेट की फैसिलिटी अगर नहीं है तो ये तो पहले भी इंटरनेट नहीं होता था। ये कोई बात करने वाली है? जवाब तो ये वो दे रहे हैं। उसके अलावा वो फिगर जो दे रहे हैं, 3000 कह रहे हैं वो गिरफ्तार हैं, बिल्कुल दुनिया को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और खुद उसको कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर ये सूरत हाल है कि ऑल इज वेल, तो वहां पर वो इंटरनेट की फैसिलिटी स्टेटमेंट्स की जब आप बात कर रहे हैं सर, भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है कि ये तो इस पे तो आपने कब्जा कर लिया, अब आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ हमारी नजर है, अब हम उसे आजाद करवाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए ना, हमें इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ना इंडिया के ऊपर जो इस वक्त हुकूमत मुसल्लत हुई है, मुसल्लत मैं कहूँगा, क्योंकि इंडिया ने आज तक अपने नैरेटिव को ऐसे पेश किया कि एक डेमोक्रेटिक और एक डेमोक्रेसी का हम यहाँ पर रखें, तो ये दुनिया का एक फेस था कि ये बड़े सारे लोगों को चलाने वाले लोग हैं। तो लेकिन इस हुकूमत ने बिल्कुल, क्योंकि इनका जो नैरेटिव अपना है वो आप गुजरात में भी देख सकते हैं, ये इनका हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है, अब हमें उसको देखने की ज़रूरत है। अब आप देखें जो हालात उन्होंने वहाँ पर पैदा किए हैं, अब लोगों के खिलाफ जो तशद्दुद हो रहा है, देखिए 10,000 लोग गिरफ्तार हैं, उसमें बच्चे हैं, मर्द हैं, जितने भी हैं जवान। अब उनके खिलाफ उनके अंदर कोई FIR दर्ज नहीं है,
जब FIR दर्ज नहीं है तो उनको वो किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनको वो बॉर्डर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जी पाकिस्तान जा रहे थे, या किसी और मिसहैप कह सकते हैं जिसके लिए वो कोशियां हैं उन्होंने। बल्कि अजीत डोवल जो वो बयान दे रहा था कि 230 के करीब टेररिस्ट्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ नाम उन्होंने दे दिए कि हम उनको निपटने के लिए उनसे कोशियां हैं। तो ये बात दुनिया को इसी तरह वो ला रहे हैं कि वहाँ पर तो सूरत हाल बेहतर हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो होते हैं कि ये आर्टिकल 370 जो हमने मनसूख किया, एक तरफा मनसूख हुआ, उन्होंने इंटरनेशनल बाइंडिंग उसको वायलेट किया जो कमिटमेंट्स थी। जैसे मैम कह रही थी कि 12 से 1 दर्जन के करीब हमारी रेजोल्यूशन है, उन कमिटमेंट्स को उन्होंने वायलेट किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो उनके बायलेटरल इश्यूज थे, बायलेटरल एग्रीमेंट्स थे, उनको वायलेट किया। उनको जो अपने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनका था कि उन्होंने असेंबली से पहले उसको लेना था, तो ये सारी चीजें उन्होंने एक मंसूबे के तहत की गई। सबसे बात जो हमें समझनी चाहिए कि उनका मंसूबा है क्या। देखिए ना, मुख्तलिफ जेलों से जो लोग ऑलरेडी जेलों में थे उनको वहां से उठाया, उन्होंने NIA के तहत तिहाड़ में जमा कर दिया। लोगों को उठा के सारी क़यादत, इससे कबल 5 अगस्त से पहले की ये बात मैं कर रहा हूँ, इन तमाम को उठा के उन्होंने तिहाड़ में लिया। और ये पहले था, हमारी जो 5 अगस्त से पहले बात हो रही थी तो लोग हमें कह रहे थे कि बड़ा खौफनाक कोई सूरत हाल बनने वाली है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो आपने रिसेंटली पाकिस्तान के इक़दामात की बात की है, बहैसियत कश्मीरी हम इसको वेलकम करते हैं, क्योंकि एक गैर मामूली इक़दामात हुए हैं। हाँ, हम PM इमरान खान साहब से बड़ी तवक़्क़ात वाबस्ता, उसकी एक वजह है। लेकिन एक इंटरनेशनल फिगर हैं वो। अभी जवाद साहब भी कह रहे थे कि UN की तरफ वो जाएंगे, तो लेकिन मेरा थोड़ा बहुत उसमें ना मुख्तलिफ राय है। वो ये है कि देखें ना, मैं खुद भी UN के काफ़ी नशिस्तों में गया हूँ। गुज़िश्ता 6-7 साल से जो UN असेंबली के इजलास हुए हैं, उनके साइड इवेंट्स जो हुए हैं, OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप वगैरह, मैंने खुद देखे हैं। वहाँ दुनिया के बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन इस तरह जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कश्मीर इज़ बॉइलिंग। इस वक्त कश्मीर उगल रहा है, कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद है, इस वक्त इसकी एक इम्पोर्टेंस है। दूसरी, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर मुनसर की उनकी एक इंटरनेशनल फिगर है, वो अगर वहाँ पर स्पीच करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बयानात और इस स्पीच तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमें इंटरनेशनल सतह पर बड़ी लॉबिंग करने की जरूरत है। जिस तरह भारत ने एक पूरा मंसूबा बनाया है, इसी तरह हमें एक कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत ये लड़ाई जो है, जैसे अभी आप कह रहे थे कि UN के प्लेटफॉर्म को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि UN के प्लेटफॉर्म के अलावा जितनी भी दुनिया में सरबराहान हैं, हमें उनको कन्विंस करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और उससे अलावा एक मैं और सजेशन देना चाहता हूं। देखिए, ये सिर्फ एक फर्द का नहीं। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि सिर्फ मैं जाऊं तो मेरे कहने पर आप लाइन ऑफ कंट्रोल तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, ये एक फर्द वाहिद का नहीं। मैं समझता हूँ इस नैरेटिव को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। ये देखें ना, ये पाकिस्तानी एक कौम को जिसको हम पुश्तबान कहते हैं कश्मीरियों के, उन्हें बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठे होना चाहिए, एक सफ में। उनकी एक आवाज होनी चाहिए, फिर दुनिया उनकी आवाज सुनेगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक आवाज होनी चाहिए। इस पर भी मुझे बात करनी है कि क्या पाकिस्तान में भी एक आवाज है या नहीं है। यहाँ पर हमारी अपोजिशन क्या कर रही है। हम आज तक यही बात करते रहे कि इंडिया की जो अपोजिशन है वो डिवाइडेड है। राहुल गांधी साहब जब गए, उनको वहाँ पर आबादी में नहीं जाने दिया गया, कश्मीर से उनको वापस कर दिया गया। यहाँ सूरत हाल क्या। लेकिन इसके अलावा पहले हम ये बात भी करेंगे कि इंटरनेशनली इस वक्त हर प्लेटफॉर्म को वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल रुकें, चाहे वो इंटरव्यूज़ दें, वो दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मसले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से हम पहले बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरी दुनिया को इस वक्त इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मसले की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस वक्त डेवलप करना चाह रहे हैं। जो ऑप्शंस हैं वो भी दुनिया को बता रहे हैं कि कौन कौन से ममालिक जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को ही अगर आप समझ लें तो तब भी कश्मीर का इशू जो है वो आपकी समझ में आ जाता है। रशियन टीवी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, बहुत अहम बातें उसमें की अफगानिस्तान के हवाले से, पूरे खित्ते के हवाले से और ख़ास तौर पर कश्मीर के इशू पर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो हम आपको सुनवाते हैं। आप ये सुनिए, उसके बाद वापस आकर इस पे बात भी करेंगे। Do you think President Trump, had he not been blocked by India, understands the problem and is able to solve it? Well, our United States, I mean, you know, look, they are the most powerful country in the world. If anyone can, solve it, is the U.S. But then U.S., if it puts its weight behind the United Nations, and then, it can, the other countries, Russia, China, the European countries, they have to understand, look, it's very important to understand this problem could spiral out of control. And spiral out of control, I mean, you hope for the best, but people should be prepared for the worst. The worst in this case is the unimaginable. Two nuclear-armed countries getting into conflict. दो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रीज अगर आमने सामने हो तो फिर पूरी दुनिया के अमन को खतरा लाहक हो जाता है। और इसके अलावा जो बात कर रहे हैं कि जो अहम ताकतवर ममालिक हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस सिलसिले में। अहमद जवाद साहब, एक तो ये इस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कमेंट करें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हर फोरम पर जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान के बाहर है, वो चाहे आर्टिकल्स लिख रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो दुनिया को इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इसका आखिर तो इसका कोई इम्पैक्ट आएगा ना, क्या समझते हैं आप? देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर आपने एंगेज करना है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक तो ह्यूमन राइट्स की तवज्जो दिलवाई जा सकती है। दूसरा, ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरफ इशारा किया, दो न्यूक्लियर कंट्रीज जो हैं, देखें हमें, और ये हकीकत भी है, ये नहीं कि हम उसको कोई प्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं। कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, और ये हमें दुनिया को वार्न भी करना होगा, दुनिया को कॉशन भी करना होगा, एडवाइस भी करना होगा कि इस मामले को आप कोई ये ना समझें कि ये कोई अफ्रीका में कोई दो कंट्रीज़ के दरमियान कोई मामला है, कोई खाना जंगी है, या माजी में वो बदकिस्मती से बोस्निया या इस तरह के जो ममालिक के थे। ये एक ऐसा मरहला, हम इस वक्त एक चैलेंज है दुनिया के लिए कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं, और कश्मीर जो है उसमें एक फ्लैश पॉइंट की तरह सामने नजर आ रहा है। ये हमें दुनिया को कॉशन देना है, उनको वार्न करना है, और यही चीज़ जो है मेरा ख्याल है हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं कि आप इसको, और एस्केलेशन होते हुए देर नहीं लगती। आप अगर फरवरी में चले जाएं, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया और वो समझे कि बस हमने अटैक कर दिया तो ये काफ़ी है, उसके फौरन बाद हमने उसका जवाब दिया, ठीक है, लेकिन हमने उसको एक रिस्ट्रेन के अंदर रखा ताकि एक फुल फ्लेज वॉर ना शुरू हो जाए, और साथ ही हमने उनके जो पायलट था उसको भी हमने वापस कर दिया। मकसद ये था कि जंग की एक ओपन एक जंग ना स्टार्ट हो जाए। उसको देखा जाए तो इमरान खान की स्टेट्समैनशिप थी कि एक वॉर जो है अवर्ट हो गई, लेकिन ये हर दफा ऐसे नहीं हो सकेगा कि अगर हम इसी तरह से एस्केलेशन में जाते रहे तो फिर किसी वक्त भी जो है वो एस्केलेशन जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकल सकती है, और फिर वो दुनिया के भी कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है पाकिस्तान का, इमरान खान का, ह्यूमन राइट्स के अलावा जो है कि ये कश्मीर जो है एक फ्लैश पॉइंट के तौर पे, और इसीलिए आप देखें कि तमाम मीडिया, जितने इंटरनेशनल चैनल्स हैं, उन सब के ऊपर इमरान खान ने रिपीटेडली ये बात कही है, और इसको हमें हैमर करना होगा दुनिया की तमाम लीडरशिप में। एक चीज़ और जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो ये थी कि हु कैन प्ले अ बेटर रोल, कि कौन इसमें यूनाइटेड नेशंस के अलावा कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसमें रोल प्ले कर सकती हैं। यकीनन अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और ट्रंप ने 2 दफ़ा इसका जिक्र भी किया है कि हम सालिसी के लिए तैयार भी हैं। लेकिन इसमें सिर्फ अमेरिका नहीं, इसमें चाइना को भी अपना रोल अदा करना होगा, इसमें रशिया को भी अपना रोल अदा करना होगा, इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ को भी अपना रोल अदा करना होगा, और उसका एक
पहला स्टेप जो है बड़ा इनकरेजिंग है कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट से जो है एक बड़ा हौसला अफजा हमें जो है मैसेज मिला है। लेकिन ये अब एक, मैं तो इसे कहूँगा, एक डिप्लोमेटिक बैटल है जो कि एक लंबे अरसे तक हमें लड़नी होगी, और अपनी चॉइसेस को, अपनी ऑप्शंस को, अपने कार्ड्स को हमने बड़ा केयरफुली प्ले करना होगा। हम अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हम इस डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें बहुत कामयाबी हासिल हुई है। अगर उसे हम कंपेयर करें पाकिस्तान की पास्ट हिस्ट्री में, तो देखें सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना मामले को 50 साल के बाद डिबेट हो रही है, 50 इयर्स के बाद। अब यूएनजीए में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खिताब करेंगे, और मुझे पता है कि जब वो वहां पे खड़े होकर खिताब करेंगे दुनिया सुनेगी, और जो वो कहेंगे उससे यकीनन वहां पे जो सोचने वाले लोग हैं वो सोचने पे मजबूर होंगे कि हमें क्या, हमारा रोल क्या बनता है। तो मेरा ख्याल है कि जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं और जो मीडिया के हवाले से हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करने के हवाले से हैं, आई थिंक उसमें एक बड़ा तसलसल हमें नज़र आ रहा है, और उसमें एक हाइप क्रिएट हो रही है, और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जिस दिन हम वर्ल्ड ओपिनियन को कश्मीर के हवाले से इन्फ्लुएंस कर सकें और चेंज कर सकें। और एक मोमेंटम जो है जाहिर है कि वो उसमें नजर आ रहा है। अच्छा सरिश, अब वक्त थोड़ा कम रह गया है, बहुत सारे अहम इश्यूज है जिन पर हमने बात करनी है। मुझे मोबिलाइजेशन के हवाले से बताइएगा। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें लोगों को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। ये सारी एफर्ट्स जो हम करते रहे, ये कंटिन्यूस एफर्ट्स नहीं रही। ये इस बात को हम खुद भी मानते हैं कि हम लोग कॉन्स्टेंट एफर्ट्स के साथ आगे नहीं बढ़ते रहे, और इंडिया मुसलसल अपनी एक उसका गलत मनफी किस्म का प्रोपेगेंडा था, झूठ पर मबनी था, उसको लेकर आगे बढ़ता रहा, सेल करता रहा, और दुनिया उसको बाय भी करती रही। देखिए, एक चीज़ है जो बड़ी अहम है और वो समझने की है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कश्मीर में आग लगे और ये आग जो है वो कश्मीरियों पे लग के वहीं बुझ जाए। इस आग ने फिर फैलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीर जले और तमाम खित्ते में अमन हो। ठीक है, ये चीज़ तो इस हमारी पूरी दुनिया को समझने की ज़रूरत है। दूसरी एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि इमरान खान साहब जो प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, अगर यूएन जनरल असम्बली के अंदर वो इंडिया को एज अ टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें तो ये हमारे लिए बड़ा अहम है। कैसे कि एक इंडिया मकबूजा कश्मीर में स्टेट टेररिज्म कर रहा है, कुलभूषण के केस को वहां पर वो करें, क्योंकि इंडिया जो है उसका ये चेहरा जो उसने दुनिया से छुपाया हुआ है, और वो ये कहता है कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरी पत्थर से टेररिज्म कर रहे हैं, इस चीज को उजागर करने की हमें जरूरत है। आपने लॉबिंग की बात की, तो देखिए लाखों फौजी वहां पर क्या कर रहे हैं? वहां पर मकबूजा कश्मीर जो है वो अगर इतना ही काम और इतना ही सुकून थे तो क्यों वहां पर 5 अगस्त से पहले जो है वो टूरिस्ट को वहां से निकाला गया? क्यों वहां पर यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं दी गई? और पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं अमन की खातिर, उन तमाम स्टेप्स को इमरान खान साहब को वहां हाईलाइट करने चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज अहम, ये आपने लॉबिंग की बात की, तो देखें लॉबिंग जो है वो स्लोली और स्टेडीली हम कर रहे हैं, इसमें फास्ट करने की हमें जरूरत है। फास्ट कैसे करेंगे? अभी हालिया यूके के जो हमारे एमपीज हैं, बहुत से मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है कि वहाँ पर जो ट्रेड सैंक्शन है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़, हमारे जो बहुत से वहाँ पर जो यूएस के लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने माइक पॉम्पियो जो है उनको लेटर लिखा है कि तमाम अगर तसलसल ऐसा ना हो कि रॉकेट के पीछे जब आग लगे तभी रॉकेट स्पीड जो है वो पकड़े और कभी थोड़ा अमन आ जाता है, इसमें हमें कॉन्टिन्यूटी लाने की जरूरत है। और एक चीज़ सबसे जो अहम है वो ये है कि हमें सोशल मीडिया पे इस जंग को लड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो कैसे कि अगर हम देखते हैं कि अमित शाह अगर ट्वीट करता है तो उसे वहां पर 1 लाख रीट्वीट मिलते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से हमें अपनी यूथ को एंगेज करने की ज़रूरत है कि इस टूल को भी हम कश्मीर की इशू को हाईलाइट करेंगे। आप देखें क्यों आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ी से एक चीज़ फैलती है, वो क्यों? सोशल मीडिया। अगर इस टूल को हम पॉजिटिवली यूज करेंगे, अगर हम जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सेमिनार करके ये बताएंगे यूथ को कि ये मसला कश्मीरियों का नहीं है, इस चीज़ के ऊपर सेमिनार पाकिस्तान के अंदर, इस चीज़ के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमें जो है वो सेमिनार्स कराने चाहिए कि सोशल मीडिया को हम एज अ टूल जो वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कश्मीरी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के खित्ते को आज़ाद कर सकते हैं तो मकबूजा कश्मीर के अंदर 70-72 साल से जो वो ये जंग लड़ रहे हैं उसमें कभी भी उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। उनके हौसले हमेशा से जो है वो बुलंद है। और वहाँ की यूथ और सोशल मीडिया पे जो वॉर आप लड़ रहे हैं, उनके लिए जो फाइट आप कर रहे हैं, अगर वहाँ पे चीज़ें डिलीट भी कर दी जाती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता, आप लगे रहें, आप इस जंग को लेकर चलते रहें, आखिर कोई ना कोई तो इसका असर होगा। मैं चाहती हूँ फौजिया साहिबा, जब हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, आपने भी ये बात की थी कि किस तरह से प्रेशर, इस टेंशन को कैसे कम किया जा सकता है, प्रेशर कैसे बिल्डअप किया जा सकता है, ये पॉसिबल है? इस वक्त इंडिया किसी की सुनने को तैयार नहीं है, जो बज़ाहिर इस वक्त सारी सिचुएशन नज़र आती है, तो फिर क्या किया जाए, क्या ऑप्शन है हमारे पास मुख्तसरन? मुख्तसरन तो बस ये है कि देखिए, जहाँ तक हमारी फ़ौज का रिस्पांस रहा, जो कि आप लोगों ने फरवरी में देखा था पुलवामा के इंसिडेंट में, उसमें कन्वेंशनल के ऊपर ज़्यादा जोर था। ठीक है। हमारी तरफ से जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया जा रहा है, जिसमें हम जो है बहुत ज़्यादा ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो न्यूक्लियर ही होगा इंडिया की तरफ से, मगर ये कि उनके जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, उनकी तरफ से वज़ीर दिफा का नो फर्स्ट यूज़ का ख़त्म करना, ऑल्दो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, हमें पता था कि ये एक सिर्फ कहने की बात है और असल में तो ऐसे हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान में ये एक कॉन्फिडेंस है कि हम चैलेंज को कन्वेंशनली फेस कर सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हम शो कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से जो है वो आपने देखा है कि वो ज़्यादा जल्दी न्यूक्लियर उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जब आप ये बात कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो दो चीज़ें मेरा ख्याल है उसमें अहम है। एक तो ये कि इर्रिस्पॉन्सिबल, फाशिस्ट, इरेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया, और ये कि उनका जो आपके जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ वो जो कह रहे हैं वो बेसिकली बहुत एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो कि 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए तो उस वक्त भी उनका यही पोस्चर था। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बताने की ज़रूरत है कि इंडिया अपने आप को जो है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एज एन इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और ये कि वो ये भी चाह रहे हैं कि UN परमानेंट मेंबरशिप भी सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। तो इस किस्म लेकिन एक तरफ दहशतगर्दी और एक तरफ परमानेंट मेंबरशिप, ये कैसे पॉसिबल है जब दुनिया को इस चीज का इदराक होगा, एहसास होगा? तो सर मुझे अब ऑप्शंस बताइएगा कि हमारे पास क्या है। मुख्तसरन मैं चाहूंगी, एक बहुत अहम इशू है, इस पर मुझे अहमद जवाद साहब का कॉमेंट लेना है। देखिए ना, ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल एक, मेरे ख्याल में एक ही ऑप्शन है। दुश्मन ने आपके खिलाफ जंग शुरू कर दी है, आपने उसका रेस्पॉन्स उसी तरह देना है जिस तरह वो आपके साथ लड़ेगा। ठीक है। अगर वो कहता है कि अब मुझे कोई पाबंदी नहीं, ये है कि मैं फर्स्ट यूज करूं न्यूक्लियर का कि नहीं, ये तो उनकी रिपोर्ट्स है ना, तो फिर हमें उस तरह उनका जवाब इसी तरह देना चाहिए। ये बात अच्छी हुई आज तक जो हमने दुनिया को बताया कि हम अमन की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्लश आउट के बाद जो हमें उसके असरात है वो भी दुनिया को हमने बताए। लेकिन एक चीज़ बुनियादी हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है, वो ये है कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है। ठीक है। ये आर्टिकल 370 की मनसूख का मामला नहीं है। कल अगर आर्टिकल 370 वो वापस ले जाते हैं थ्रो अपने सुप्रीम कोर्ट के, या वो वहाँ ह्यूमन राइट्स के जो ये होती हैं उनकी वायलेशन वो बंद कर ले दें, उसका मतलब है कि मामला ठीक हो गया? नहीं, हमने दुनिया को बताना है कि 70 साल से कश्मीरी कौम एक चीज़ के लिए आपको आवाज़ दे रहे हैं कि अब हमने आवाज़ उनको दी है, सेव अवर सोल, हमारी ज़िंदगी बचाइए। वो इंडिया को नहीं कह रहे, इंडिया से वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया को, चूंकि दुनिया गारंटर है, लिहाजा उनको वो वादा पूरा करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें आगे जाने की ज़रूरत है। उसमें बेहतरीन मौका हमारी हुकूमत को है कि वो वहाँ पर जाएं और दुनिया को ये बताएं कि आपने 70 साल से जो कमिटमेंट उनके साथ की हैं वो पूरी हालत, अदरवाइज सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया का मामला नहीं है, ये पूरा रीजन बल्कि पूरी दुनिया तबाही है, तबाही की तरफ जाती है। मैं जवाब साहब, एक बहुत आम नुक्ता है, हम हमेशा से, मैंने पहले भी कहा था, ये बात करते थे कि हमारे यहाँ डिवाइड नहीं थी ऑपोजिशन, लेकिन कश्मीर का एक ऐसा मामला है कि जिस पर हमने देखा कि जब हमारे सदर मुमलिकत साहब आरिफ अलवी साहब ने जॉइंट सेशन से खिताब किया तो अपोजिशन की तरफ से जो आवाज़ें आई, जिस तरह से किया, इस सारे मामले को इंडियन मीडिया ने बहुत एक्सप्लॉइट किया। उनके ट्वीट्स आप चेक कर लें, और जिस तरह से वैसे भी वाइल्ड है इंडियन मीडिया, आप उनको तो कंट्रोल कर नहीं सकते। तो सर ये किस किस्म का तासुर जाता है? क्या हमारे यहाँ ये रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर कॉज एक ऐसी कॉज है जिस पर आप सब इकट्ठे हैं, बाकी बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर सियासत करें, इस पर क्यों? जी, आप बिल्कुल, आपका बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। देखें, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है सिर्फ एक डिफरेंस है इस वक्त जिसके ऊपर कन्फ्लिक्ट है, और वो ये है अकाउंटेबिलिटी का,
कि अपोजिशन की मेन लीडरशिप जो है वो अकाउंटेबिलिटी फेस कर रही है, वो नैब के केसेस फेस कर रही है, वो कोर्ट में केसेस पे कर रही है, वो करप्शन के केसेस हैं। देखें, अगर अपोजिशन ये समझती है कि चूंकि इस वक्त कश्मीर का इशू है तो हम इसमें प्रेशर बिल्ड करें, तो आई थिंक एक तो पहली बात तो ये तो नेशनल कॉज से उस एक डिसलॉयलिटी होगी और उसके साथ कश्मीर कॉज को भी डैमेज करने की कोशिश होगी। हमारे जो मसाइल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक कंपटीशन है, वो आप उसको एक जमहूरी तरीके से अपने मुल्क में जिस तरह से भी आप उसको रन करना चाहते हैं आप करें, अपने पब्लिक को एड्रेस करें। लेकिन जब हम इस वक्त कश्मीर कॉज के लिए एक अपने से कितने गुना बड़े दुश्मन के साथ हमारा पाला पड़ा हुआ है, हमारी इकोनॉमी जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि इंडिया की इकोनॉमी है, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, वहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट ज़्यादा हैं। हम बड़े इस वक्त एक महदूद वसाइल के साथ हम एक बड़े दुश्मन को फेस कर रहे हैं और इसमें अपोजिशन को अपनी जो अपोजिशन है उसको एक इंटरनल मैटर के तौर पे रखना चाहिए और कश्मीर के इशू पे हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, बाकी अपोजिशन की अपनी इस वक्त चॉइस है कि वो इस स्टेज के ऊपर अगर सिंधु देश और इस किस्म की अगर बातें करेंगे तो इससे दुश्मन को ये मौका मिलेगा कि वो कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर देखें जी क्या हो रहा है। और ये मौका आपने दे दिया है। ये इमरान खान साहब का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, ये हम सब का कश्मीर कॉज जो है वो हम सब का है। और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम हमेशा ये कहते हैं आए हैं कि अखलाकी सियासी जो हमारी सिफारती हिमायत जो है वो उनके साथ है और वो हिमायत अभी भी है। लेकिन इस किस्म की चीजें अगर होंगी और हम वहां बात करते हैं कि सेंसिबल स्टेटमेंट्स नहीं आती, सेंसिबल रिस्पांस नहीं आता, यहाँ पर इस तरह की चीजें होंगी तो यकीनन वो नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आज कश्मीर के हवाले से जब हम बात कर रहे थे, कश्मीर कॉज के हवाले से अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, सहरिश कमर साहिबा हमारे साथ मौजूद रहीं, फौजिया नसरीन साहिबा और इश्तियाक हमीद साहब ने हमें वक्त दिया। और कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं वज़ीर आज़म साहब, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि वो चूँकि इसके सफ़ीर अब बन चुके हैं और इस मसले को पूरी दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं, तो इस वक्त यकीनन अब हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तानी, इसमें तो कोई नो डाउट, कोई शक नहीं है कि हमेशा 70-72 सालों से हम साथ हैं, अपने कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले भाई बहन भाइयों के साथ हैं। अभी भी एजेके की अगर हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हम सब इकट्ठे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि इस मसले को हल कर होना चाहिए और ज़रूर दुनिया की नज़रें इसकी तरफ आनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है और अगर दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने आती हैं, कुछ मामला ऐसा होता है, जंग की तरफ सूरत हाल जाती है, तो फिर कोई भी उसे महफूज नहीं रहेगा। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।